मुझे अंकगणित बहुत परेशान करता था, परंतु बहन यशो इस काम को बिना सोचे कर सकती थी, जबकि मैं उतना तेज नहीं था। जब मैंने नक्काशी का काम सीखा तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा विषय था जिसे मैं पसंद करता था और भली भांति कर सकता था। तिब्बत में सभी प्रकार की छपाई लकड़ी के प्लेट्स पर नक्काशी द्वारा की जाती थी, अतः नक्काशी को एक अच्छी पूंजी के रूप में देखा जाता है। हम बच्चे लोग लकड़ी को व्यर्थ बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी होती थी और इसे भारत से लाया जाता था। तिब्बती लकड़ी बहुत महंगी होती थी और उसमें गांठें होती थी। हम मुलायम सेलम का उपयोग करते थे, जिसे एक धारदार चाकू से काटा जाता था। एक चीज जो भूली नहीं जा सकती थी वह थी नियमों का गाया जाना। इन्हें हमें जैसे ही पाठ कक्ष में घुसते और बाद में दोबारा फिर छुट्टी होने से ठीक पहले गाना पड़ता था। ये नियम थे: भलाई के बदले भलाई करो, भले लोगों से मत झगड़ो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो और उन्हें समझो, अपने पड़ोसी की सहायता करो, अमीरों को समझ और समानता सीखने के लिए नियम कठोर हैं, गरीबों के प्रति करुणा दर्शाने के लिए नियम नरम हैं, अपने ऋण को शीघ्रता से चुकता करो। ये नियम झंडों पर और पाठ कक्ष के चारों दीवारों पर चस्पा कर दिए गए थे, ताकि इन नियमों को भूलने की संभावना ही समाप्त हो जाए। जीवन अध्ययन मात्र और कठोर ही नहीं था। हम जितनी कठोरता से पढ़ते थे उतनी ही कठोरता से खेलते भी थे। हमारे सभी खेल हमें तिब्बत के कठोर तापक्रम में और परेशानियों में जिंदा रह सकने के लिए योग्य बनाने के लिए विकसित किए गए थे। गर्मियों के दोपहर के समय तापक्रम 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था, लेकिन गर्मियों की रात में यह हिमांक से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक चला जाता था। सर्दियों में अक्सर यह इससे भी काफी नीचे रहता था। तीरंदाजी अच्छा खेल था और मांसपेशियों का विकास करता था। हम एक विशेष प्रकार की लकड़ी जो भारत से आयात की जाती थी से बने कमानों का उपयोग करते थे और कई बार तिब्बती लकड़ी से बने क्रॉस कमानों का उपयोग करते थे। बौद्ध होने के नाते हमने कभी जीवन के लक्ष्यों पर निशाना नहीं लगाया। छिपे हुए नौकर एक लंबी रस्सी से बांधकर लक्ष्य गोलक को ऊपर नीचे झुलाते थे। हम ये नहीं जानते थे कि उसकी कब क्या स्थिति होगी। दूसरे अनेक लोग छलांग भरते कोने के रकाब पर खड़े होकर निशाना लगाते थे। मैं कभी रकाब पर अधिक देर खड़ा नहीं रह सकता था। लंबी कूद की बात अलग थी, जिसमें किसी घोड़े की चिंता नहीं करनी होती थी। हम 15 फीट लंबे खंबे की सहायता से कूदते थे। मैं कहा करता था कि जिनके पैरों में दम नहीं है वे अपने घोड़ों पर ही चिपके रहें, परंतु मैं जो अपनी टांगों का उपयोग करता था, सही में अपने टांगों को धनुषाकार रूप में मोड़ सकता था। ये जलधाराओं को पार करने का एक अच्छा तरीका था। उन्हें देखना बहुत सुख देता था, जो मुझे डूबते देखकर एक के बाद एक मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। पैरों में लंबी लकड़ी बांधकर चलना मेरे समय गुजारने का दूसरा तरीका था। हम अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनकर और दैत्याकार रूप से पैर में लकड़ी बांधकर एक दूसरे से लड़ते थे, और जो इस लड़ाई में गिर जाता था वह हार जाता था। पैरों में बांधने की लकड़ी घर की बनी होती थी। हम ऐसी चीजों को खरीदने के लिए पड़ोस की दुकान पर नहीं जा सकते थे। हम पड़ोस के दुकानदारों और अपने नौकरों, सामान्यतः परिचारकों के पीछे लगे रहते थे।
ताकि हम अच्छे प्रकार के लकड़ी के ऐसे टुकड़े प्राप्त कर सके जिनका रेशा अच्छा हो और उनमें किसी प्रकार की कांटे नहीं हो। हमें अच्छी तरह के तिकोने आकार के पैरदान भी चाहिए होते थे। चूंकि लकड़ी की तंगी थी, अतः उसको खराब करना बहुत महंगा होता था, इसलिए हमें मौके की तलाश और उचित अवसर की प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ता था। तिब्बत में विशेषकर यू जिले, जो ल्हासा का क्षेत्र है, लोगों की वास्तविक अभिरुचि पतंग उड़ाने में थी। यह राष्ट्रीय खेल कहा जा सकता था। हम विशेष अवसरों पर, विशेष समयों पर ही इसमें शामिल हो सकते हैं। वर्षों पहले यह खोज की गई थी कि यदि पहाड़ों में पतंग उड़ाई जाए तो बहुत तेज वर्षा होती है। उन दिनों में यह कहा जाता था कि वर्षा का देवता क्रोधित है, इसलिए पतंग उड़ाने की केवल बसंत के अंत में ही, जो तिब्बत में शुष्क मौसम माना जाता है, इजाजत होती थी। वर्ष के एक निश्चित समय में लोग पहाड़ों में चिल्ला नहीं सकते थे, क्योंकि इन आवाजों से होने वाली गूंज अति संतृप्त पानी की बूंदों को भारत से लेकर आने वाले बादल गलत दिशा में वर्षा देते थे। बसंत के अंत के पहले दिन पोटाला की छत से एक लंबी पतंग उड़ाकर शुरुआत की जाती थी। मिनटों में ही सभी आकार प्रकार की तथा सभी रंगों की बनी हुई अनेक पतंगे पूरे ल्हासा में हवा में भटकती दिखाई देने लगती थी। मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था और मुझे लगता था कि मेरी पतंग सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़े। सामान्यतः हम सभी अपनी पतंगे बांस के सिक्कों के ढांचे से बनाते थे और उसे बढ़िया रेशमी कपड़े से ढकते थे। हमें अच्छी गुणवत्ता के पदार्थ प्राप्त करने में परेशानी नहीं होती थी। ये प्रत्येक घर के लिए सामान्य पूर्ण होता था कि उसकी पतंगे सबसे अच्छे प्रकार की हो। डिब्बे के रूप में बनी पतंग को हम ड्रैगन के भयानक सिर से जोड़ देते थे और उसके परों को पूंछ से जोड़ते थे। कई बार हम अकेले ही अपनी पतंग रात को चोरी से उसमें घी का दीपक रखकर हवा में उड़ाते थे, जिससे पतंग में बनी आंखें लाल लाल चमकती थी और उसका बाकी हिस्सा अंधेरी रात के आकाश में अलग अलग रंगों का दिखता था। जब लहो दसोंग जिले से याक के बड़े बड़े कारवां आने की उम्मीद होती थी, तो हम इन्हें उड़ाना विशेष रूप से पसंद करते थे। हम अपने बचपन के भोलेपन में यह समझते थे कि दूर देश से आने वाले अनजान देशी लोग पतंगों के हमारे इन नए आविष्कारों के संबंध में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम उन्हें डराने के अनोखे उपाय करते थे। यद्यपि इस समय मुझे पता नहीं था कि पतंगों के साथ मेरा ये खेल बाद के जीवन में, जब मैं वास्तव में इसमें बैठकर उड़ूंगा, मुझे सहारा देगा।